तो ये जो लोग आ रहे हैं उनको जोड़ते चलिए आप लोग। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन के मेथड है उसमें से ओरलिज्म की बात हो गई है, मैनुअलिज्म ओरलिज्म की बात हो गई, टोटल कम्युनिकेशन की बात हो गई है। अभ्यास जो है वह मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म की बात होगी, इसको मैनुअलिज्म कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं संतोष सर आपके बीच में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का अगला वाला तीसरा पार्ट जो है वो तीसरा मेथड एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म जिसको मैनुअलिज्म भी कहते हैं वो लेके आया हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जहां नहीं समझ में आए वहां जो है चैट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपका उसमें जो है वो सुधार कर सकूंगा और आपको बता सकूंगा कि कहाँ पे क्या इसका जस्टिफिकेशन क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, और उसमें एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले हमने जो है वो ओरलिज्म के बारे में चर्चा कर दिया हुआ था। ओरलिज्म में क्या होता है कि ओरल के साथ में जो है बोलना सुनना के साथ साथ में वर्बल लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती है, वर्बल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो उसको जो है इस्तेमाल हम करते हैं। इसकी चर्चा हो गई थी। तो चलिए देखते हैं। यह जो है कंसीडर द विजुअल मैनुअल मोड टू बी अ प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है वह दिखा करके हाव भाव के जरिए साइन के जरिए वह जो है इसमें प्रयोग होता है। यानी यहाँ पे जो है साइन साइन जो है वो पहला मोड होता है, प्राथमिक मोड होता है। यहाँ पे साइन लैंग्वेज इज कंसीडर्ड टू बी फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रेन। यहाँ पे जो साइन लैंग्वेज है वो साइन लैंग्वेज को पहली भाषा के रूप में जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। किसमें? तो एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म को ही मैनुअलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनुअलिज्म का मतलब क्या? जहां पे साइन करते हुए यानी साइन हाव भाव और नाटक ये सब जो है माइम वगैरह, इनके साथ साथ में साइन की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो साइन है, साइन का हाव भाव, साइन का मोड प्लस जो है साइन लैंग्वेज, इन दोनों का जब मिलान कर देते हैं तो ये जो है वो मैनुअलिज्म बन जाता है। और मैनुअलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे पहली भाषा है, जो डेफ बच्चा होता है उस डेफ बच्चे की पहली भाषा होती है वह क्या होती है? वह मदर टंग होती है। तो मदर टंग को ध्यान में रख करके उसको जो है दूसरी भाषा सिखाना, यह एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है। वर्बल लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी, मराठी, हिंदी, गुजराती इज कंसीडर्ड टू बी सेकेंड लैंग्वेज टू बी लर्न इन द स्कूल। जो यहाँ पे जैसे जो वर्बल लैंग्वेज है, वर्बल लैंग्वेज में बात करें तो जो है वह मराठी बात करें या फिर जो है वह गुजराती बात करें या फिर इंग्लिश बात करें या फिर जो है हिंदी बात करें, ये सब सारी भाषाएं जो है, ये सब सारी भाषाएं उसको L2 के रूप में जानना है। L1 जो है वह क्या होगी? उसकी साइन लैंग्वेज होगी। अब वहां पे L2 जो है वह क्या होगी? वहां पे उसकी जो है वो वर्बल लैंग्वेज होगी। इसको L2 के रूप में, यानी बच्चा क्या करेगा? इसको सीखेगा। वहीं साइन लैंग्वेज की जो भाषा थी, साइन लैंग्वेज की भाषा बच्चे ने खुद से, जब बच्चा पैदा हुआ तब से ही वह सीख रहा था, तब से ही वह जो भाषा सीख रहा था। तो ऐसे यहाँ पे साइन लैंग्वेज को पहली भाषा के रूप में और जो है वर्बल लैंग्वेज को दूसरी भाषा के रूप में, लर्न लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे बच्चे को सिखाना है। यह एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म का मतलब है। ओके, इस सब के बारे में चर्चा हो गई थी। आगे चलते हैं एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म और क्या है। यहाँ पे स्पीच की रीडिंग करना, यानी जो स्पीच है इसकी रीडिंग करना। बच्चा अगर कहीं किसी की स्पीच की रीडिंग करेगा तो स्पीच रीडिंग इज मोस्टली यूज एज अ सपोर्ट सिस्टम। यानी क्या है? स्पीच रीडिंग, अगर बच्चा साइन जो है वह नहीं सीख पाता है या कोई बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है, उसको साइन वो समझ नहीं पा रहा है, साइन जब समझ नहीं पा रहा है तो वह क्या करेगा? साइन में तो बात कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे वो साइन नहीं करेगा, बोलेगा। तो यहाँ पे जो है बच्चा, जो डेफ बच्चा है, जो साइन करने वाला है, वो उसकी स्पीच को जो है वो ऑब्जर्व करेगा। स्पीच अगर कोई बोल रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और यहाँ पे जो है कोई साइन वाला वो जो देख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा? मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये मेरी बोली जाने वाली भाषा जो है, जो वर्बल लैंग्वेज है, जो मेरा होठ है, ये होठ को ये जो डेफ बच्चा है क्या करेगा? वहां से रीड करेगा, क्या बोल रहे हैं ये, तो बोल रहे हैं उसको रीड करेगा। तो रीड करके ऐसे ही स्पीच रीडिंग को क्या करना है? सपोर्ट सिस्टम के रूप में इसको प्रयोग करना है। स्पीच रीडिंग को सपोर्ट सिस्टम के रूप में प्रयोग करना है, जहां पे जो हियरिंग व्यक्ति है,
जो हियरिंग व्यक्ति है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, वो सुनने वाला व्यक्ति अगर साइन नहीं जानता है, साइन अगर उसको नहीं आती है और वो बोलता है, तो यहाँ पे जो साइन वाला व्यक्ति है, जो साइन जिसको पता है, वह क्या करेगा, उस स्पीच रीडिंग को ग्रहण करेगा। तो ऐसे यहाँ पे स्पीच रीडिंग को एज ए सपोर्ट सिस्टम प्रयोग करना है। साइन लैंग्वेज को वह L1 के रूप में काम करना है। किस रूप में काम करना है? L1 के रूप में। यानी L1 के रूप में जो है यहाँ पे बच्चा L1 के रूप में प्रयोग करेगा। L1 के रूप में साइन लैंग्वेज, L1 के रूप में साइन लैंग्वेज, और जो है L1, और ये एक्वायर्ड होगी। L1 जो है वो एक्वायर्ड होगी। बच्चा बचपन से पैदा, जब पैदा होगा तभी से वह सीखेगा। L1 एक्वायर्ड होगी। वहीं जो L2 है, L2 को बच्चा लर्न करेगा, L2 को बच्चा लर्न करेगा और यह वर्बल लैंग्वेज सीखेगा। यहाँ पे वर्बल लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज में क्या होगी, तो जैसे वहां पे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, ये वर्बल लैंग्वेज जो बोली जाती भाषा। तो L1 के माध्यम से बच्चा क्या करेगा, दूसरी भाषा को सीखेगा। तो दूसरी भाषा को सीखेगा यहाँ पे। ये सभी मैंने आपके सामने चर्चा कर दिया हुआ था, खाली रिवीजन कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन वैल्यू, आगे और चलते हैं। Those who advocate the use of sign language, Indian Sign Language (ISL), believe that the visual manual biological system of the child with deafness is ready to use and can function as efficiently as the auditory verbal system functions for a hearing child। जैसे यहाँ पे दो बातें हैं, मैं यहाँ पे दो उदाहरण रखता हूँ। एक जो है ये वाली बात, जो है यहाँ पे ये वाली बात को, ये डेफ की बात हो रही है, यानी यह वाला व्यक्ति है वो डेफ है, और जो ये वाला व्यक्ति है यह हियरिंग है। यानी यह जो है वो हियरिंग है और यह वाला जो है वो डेफ है। तो अब ये डेफ, हम पहले ये हियरिंग की बात करते हैं। जो हियरिंग वाला व्यक्ति है या इसकी बात करते हैं, तो यह बच्चा जैसे जब पैदा होता है यह तब से इसको सुनना आने लगता है। यानी वातावरण की सारी ध्वनियां यह सुनता है, जैसे सुनता है, और लगातार उसका भाषा का विकास होते जाता है। इसको कोई फोर्स नहीं करता है कि तू ये सुन। जैसे हम लोग थे, हम लोगों को किसी ने फोर्स नहीं किया कि तू ये सारी वातावरण की बातों को सुन। हम 3 साल तक 4 साल तक सारी बातों को सुनते गए। हमारे पास भाषा का जब विकास होने लगा, हम उसको 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द के रूप में बोलते गए। ये कौन? ये सुनने वाला, जो सुनने वाला व्यक्ति है, ये ऑटोमेटिक सारी भाषा को सीख रहा था, एक्वायर कर रहा था। वैसे ही सेम जो ये वाला बच्चा है, जो डेफ है, ये डेफ भी जैसे यहाँ के लोग, ये हियरिंग वाले जैसे लोग सुन सकते हैं, कर सकते हैं, यानी भाषा का ग्रहण कर पा रहे थे, वैसे ही ये जो साइन वाला है, ये साइन वाला भी बचपन से ही, जब पैदा हुआ तब से ही साइन में सारी बातें, साइन में वो सीखता गया। तो साइन की जैसा ये रेडी टू यूज होता है, यानी यह भी सीखने के लिए तैयार रहता है। यह वाले बच्चे हैं, यह वाले क्या करते हैं, ये सुन करके सीखते हैं, जबकि यह क्या करते हैं, यह सीखते हैं कैसे? आंखों से देख करके, साइन को आंखों से देख करके। तो इनकी आंखें जो है, ये वालों की आंखें मजबूत होती हैं और ये वालों के कान मजबूत होते हैं। तो कान, जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, वो कानों से जो है सारी बातों को, भाषा को ग्रहण करते हैं, और ये वाले जो लोग हैं वह साइन के माध्यम से आवाज को अनम्यूट कर लीजिए अगर कहीं से आवाज आ रही है तो। ऐसे जैसे जो है साइन सुनने वाला व्यक्ति के सारे मजबूत होते हैं, वो सारी बातों को ग्रहण कर सकता है, वैसे जो ना सुनने वाला, जो डेफ बच्चा है, वह सारी बातों को ग्रहण कर सकता है। यह जो साइन लैंग्वेज के जो स्कॉलर है, जो साइन लैंग्वेज को जो मानने वाले, जो इन्होंने साइन लैंग्वेज के बारे में काम किया हुआ है, वह यह मानते हैं कि जो डेफ बच्चे हैं वो बायोलॉजिकल रूप से, यानी शारीरिक रूप से रेडी रहते हैं। क्या रहते हैं? रेडी रहते हैं भाषा को सीखने के लिए। जैसे यहाँ पे सुनने वाले व्यक्ति सुनने के लिए रेडी रहते हैं, उनका सारा कुछ तैयार रहता है, कान के माध्यम से वह ऑडिटरी से माध्यम से वह जो है एलईडी में वो सारा कुछ फंक्शन होता है। जैसे ये इनका बायोलॉजिकल फंक्शन रेडी होता है, वैसे ही इनका भी बायोलॉजिकल फंक्शन रेडी रहता है साइंस सीखने के लिए। ये जो है यहाँ पे बात करी गई है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। साइन लैंग्वेज कैन फंक्शन लाइक फर्स्ट लैंग्वेज एज क्रिएट्स बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी फॉर द चाइल्ड। जैसे यहाँ पे ये सुनने वाला व्यक्ति, जैसे इसका भाषा का जो विकास है, सुनने वाली भाषा, वर्बल लैंग्वेज का भाषा जैसे इसका विकसित हो रहा है, वैसे ही सेम यहाँ पे साइन लैंग्वेज वाली बच्चे का भी भाषा क्या होगा? विकसित होगा। यहाँ पे जब बेसिक लैंग्वेज जो है यह भी सीखेगा, साइन लैंग्वेज वाला भी। यानी साइन में अगर बच्चे को सिखाया गया तो यह बेसिक लैंग्वेज को जो है सीख लेगा, और उसी के आधार पे दूसरी वर्बल लैंग्वेज को बच्चा सीख पाएगा। तो इसलिए L1 के आधार पे, L1 यानी साइन लैंग्वेज को बेस बना करके सबसे पहले उसको फाउंडेशन बनाया जाए, साइन लैंग्वेज मजबूत किया जाए, उसके बाद उसके ऊपर से वर्बल लैंग्वेज सिखाई जाए। सेम जैसे यहाँ पे जो सुनने वाला बच्चा है, हम उसको क्या करते हैं? उसकी मदर टंग, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, पहले उस भाषा को पहले मजबूत कराया जाता है। बच्चा अपने वातावरण से पहले वो उसकी मातृभाषा को सीखता है, उसके बाद जो है वो दूसरी
दूसरी भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे दूसरी भाषा में संस्कृत हो, चाहे दूसरी भाषा में उसकी कोई भी भाषा हो सकती है। अगर वो गुजराती भाषा का तो हिंदी उसकी दूसरी भाषा होगी। तो ऐसे ही वो दूसरी भाषा को सिखाया जाता है। तो दूसरी भाषा को सिखाने के लिए यहाँ पे साइन लैंग्वेज वाले बच्चे जो है वो मजबूत होते हैं, जैसे सुनने वाले बच्चे जो है मजबूत होते हैं वह भाषा को सीखने के लिए, वैसे ये भी मजबूत होते हैं। तो ये इसकी वकालत जो है वो साइन लैंग्वेज वाले करते हैं कि साइन लैंग्वेज में ही बच्चे को सिखाया जाए, उसकी पहली लैंग्वेज साइन लैंग्वेज होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल्स है कि जैसे हमने ओरलिज्म में बात करी हुई थी, हमने जो है टोटल कम्युनिकेशन में बात करी थी कि वह जो है वह समाज को फोकस करते हैं, यानी ओरलिज्म भी समाज में जाने के लिए फोकस करता है और टोटल कम्युनिकेशन भी समाज के लिए फोकस करता है। तो यहाँ पे जो है यह किस पर फोकस करता है, यह इंडिविजुअल, यह जो है वह इंडिविजुअल पर फोकस करता है, इंडिविजुअल गोल्स, यह जो है इंडिविजुअल गोल पर फोकस करता है। आवाज मेरी पहुंच रही है? आवाज मेरी पहुंच रही है बराबर? यस सर, पहुंच रही। ओके चलिए ठीक है। हाँ, तो यह जो है यहाँ पे इंडिविजुअल गोल पर फोकस होता है। बच्चा जो है यहाँ पे वो साइन के माध्यम से पैदा होता है, यानी उसके पास पूरा का पूरा विकास होता है। यहाँ पे बच्चे के पास साइन का जो आंख है उसकी पूरी मजबूत होती है, इसलिए साइन में उसका व्यक्तिगत रूप में विकास होना चाहिए। यहाँ पे अब तक क्या था कि बच्चे को भेजा जाता था समाज में, यानी बच्चा जो है वह सुनने लगेगा ज्यादा तो बोलने लगेगा तो समाज में जा सकता है, वो कहा वह समाज में जा सकता है। जबकि यहाँ पे अगर बच्चा खुद से अगर साइन में मजबूत है तो वह अपनी बातों को आसानी से रख सकता है, सब बातों को, सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर रहेंगे तो अपनी बातों को रख सकेगा। तो यह जो ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन वह समाज पर फोकस करता था, जबकि यह जो है वह इस पर इंडिविजुअल गोल पर फोकस करता है। वहीं इसकी जो कंपैरिजन है वह कंपैरिजन सेकंड लैंग्वेज से करी जाती है। जो लर्नर है, जो साइन लैंग्वेज का है, उसको जो है वह सेकंड लैंग्वेज से कंपैरिजन किया जाता है कि सेकंड लैंग्वेज कैसे उसके सिखाई जाए। तो कंपैरिजन विद द सेकंड लैंग्वेज लर्नर। ओके, तो यहां तक हमने सीख लिया। अब आगे चलते हैं। ये सब की भी चर्चा हो गई थी, मैंने बता दिया हुआ था। आगे चलते हैं। अगला जो है अब बात करते हैं कि सपोज करिए, मान लीजिए कि एक 4 साल का नॉन इम्पेयर्ड बच्चा है, एक 4 साल का नॉन इम्पेयर्ड बच्चा है और वह जो है मतलब बच्ची है, चलिए तो 4 साल का वह क्या है, वह गुजराती स्पीकिंग है। तो गुजराती स्पीकिंग है, उसकी गुजराती जो है पहली लैंग्वेज हो गई, गुजराती पहली लैंग्वेज होगी, उसे इंग्लिश के स्कूल में दाखिला दिया गया। तो स्कूल के इंग्लिश में दाखिला दिया गया तो उसका कैसे विकास होगा? तो यहाँ पे जो है बच्चा गुजराती लैंग्वेज का जानता है, अगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भेजा गया तभी भी इंग्लिश लैंग्वेज वो सीख सकेगा। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख सकेगा? तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जो है इंग्लिश का माहौल देना पड़ेगा। गुजराती बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज है, तो बच्चे को सारा वातावरण जो है उसकी अर्ली लाइफ में गुजराती लैंग्वेज बच्चे ने सीखा हुआ है। तो सेम ऐसे ही बच्चा अगर साइन लैंग्वेज बच्चे को साइन आती है तो साइन के माध्यम से बच्चा दूसरी भाषा, जो बोलने वाली भाषा, वह सीख सकता है। इस उदाहरण के माध्यम से इतना ही बताना है कि जैसे एक गुजराती बच्चा हिंदी को या अंग्रेजी को, दूसरी भाषा को सीख सकता है, वैसे ही ये बच्चा जो साइन लैंग्वेज वाला बच्चा है वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से, अगर साइन लैंग्वेज उसकी मजबूत है तो अन्य दूसरी भाषाओं को आसानी से सीख सकेगा। The child has adequate command over the expression and expression through speech. Child enter school, start getting exposure to English. She does not acquire but learn it. बच्चा जो है वहां पे अंग्रेजी भाषा को एक्वायर तो नहीं करेगा बट लर्न करेगा, सीखेगा, क्योंकि उसको वातावरण जो है अंग्रेजी का मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ बच्चा साइन लैंग्वेज वाला है, साइन लैंग्वेज उसकी मजबूत है तो साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चा हिंदी सीखना हो चाहे अंग्रेजी सीखना हो वह सीख सकेगा आसानी से। एक्वायर तो नहीं करेगा बट वह लर्न जरूर करेगा, L2 उसकी भाषा बन जाएगी। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे यह वकालत करी जा रही है, यह बात करी जा रही है कि शैक्षिक द्विभाषिता के माध्यम से, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म को कहा जाता है शैक्षिक द्विभाषिता। तो शैक्षिक द्विभाषिता के माध्यम से उसमें बच्चे को पहली लैंग्वेज पर फोकस किया जाए और पहली लैंग्वेज के ऊपर फोकस करने के बाद उसको दूसरी भाषा सिखाई जाए। ये जो है ये उसकी फिलॉसफी है, यानी उसका इंडिविजुअल गोल। यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बच्चे का पहला उसका खुद का विकास हो, खुद में वह जो पहले विकास हो जाएगा तो समाज में ऑटोमेटिक वह अपने आप को विकसित करने लगेगा। चलिए तो आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कि L1 L2 क्या है और लर्निंग एक्विजिशन क्या है। तो एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन मतलब क्या है? वो शिफ्ट होती है, वो ऑटोमेटिक आती है, जबकि जो है वह अचानक आती है और जल्दी से भी आ जाती है। लर्निंग क्या है? लर्निंग धीरे धीरे होती है, लर्निंग धीरे धीरे होती है और आगे जाकर के होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब से ही वो ऑटोमेटिक शिफ्ट मतलब ऑटोमेटिक सहज रूप से वो आती है। एक्विजिशन भाषा जो है ग्रहण करना वो ऑटोमेटिक आता है, जबकि ग्रेजुअली लर्निंग जो है वो ग्रेजुअली होती है। बच्चा जब आगे जाएगा, वर्बल लैंग्वेज में जाएगा, तब वहां पे सीखेगा।
यहाँ पे यह जो जल्दी समय में हो जाता है, और जो लर्निंग है वह आगे जाकर के 5 साल में 6 साल में जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है तब वहां पे बच्चे को दूसरी भाषा का लर्निंग होता है। यह जो है यहाँ पे यह एफर्टलेस जो एक्विजिशन है, भाषा का जो एक्विजिशन है वह बिना किसी प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक सीख लेता है। जबकि यहाँ पे यह जो अगर लर्निंग करनी, बच्चे को लर्निंग करना है तो यहाँ पे इसको फोर्स करना पड़ता है, इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी उसको एफर्ट लगाना पड़ता है। वहीं जो है यह वाली भाषा जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन क्या करता है, वह नेचुरली सीखने में आता है, उसको नेचुरली सीख सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो है यहाँ पे फोर्स करना पड़ता है, यहाँ पे चेतन लगाना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, तब जाकर के सीखने को मिलता है। कौन सी लर्निंग? जो वर्बल लैंग्वेज है, वर्बल लैंग्वेज यहाँ पे बच्चे को सीखना पड़ेगा, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि साइन लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिक नेचुरली रूप में वह सीख लेगा। ये जो है दोनों में फर्क है। अब L1 और L2 में क्या फर्क है? L1 को मान ले साइन लैंग्वेज और L2 को मान ले वर्बल लैंग्वेज। यहाँ पे L1 जो है उसको साइन लैंग्वेज मान लेते हैं और L2 को जो है हम वो मान लेते हैं वर्बल लैंग्वेज, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती कुछ भी मान लेते हैं। तो जो साइन लैंग्वेज वाला बच्चा है, जो डेफ वाला बच्चा है, L1 को एक्वायर करेगा। बच्चा जब पैदा हुआ तब से ही जो है वो भाषा को ऑटोमेटिक सारी जगहों से, वो आंखों से सब सीख रहा है और उसको एक्ट भी कर रहा है, समझा भी रहा है, ग्रहण भी कर रहा है और एक्सप्रेस भी कर रहा है, ग्रहण भी कर रहा है, एक्सप्रेस भी कर रहा है, तो एक्वायर्ड हो रहा है। वहीं ये यहाँ पे जब बच्चा वर्बल लैंग्वेज को आएगा तो वर्बल लैंग्वेज स्कूल में जाएगा और उसको सीखेगा। जैसे गुजराती बच्चा जो है वो इंग्लिश को सीख रहा था, वैसे यहाँ पे सीखेगा। तो यह जो एक्वायर्ड है यह घर में होती है। बच्चा घर में है तो घर में अपने फैमिली के साथ में वो सारा कुछ जो है क्या करेगा, सीखेगा। तो यहाँ पे बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल में जब जाएगा तो वहां पे टीचरों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, उनके साथ में जो है वह लैंग्वेज को सीखेगा। तो ये स्कूल में होता है और यह कहाँ होता है? यह घर पे होता है। वहीं यहाँ पे जो है L1 क्या करती है? L1 पहली भाषा जो साइन लैंग्वेज की भाषा है, वो साइन लैंग्वेज की भाषा क्या करती है? उसको बेस प्रदान करती है, उसको मजबूती देती है, उसको फाउंडेशन देती है, उसकी नींव तैयार करती है। जबकि यह जो है यह क्या करती है? यह उसको डेवलप करती है, उस बेस से उसको आगे बढ़ाती है, यहाँ जो है इसका प्राइमरी जो एक्वायर्ड L1 का जो है जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या होता है, उसका यूज क्या होता है? तो कम्युनिकेशन करना। इसका प्राइमरी उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन करना। जबकि इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? इसका जो है हेतु क्या है? वह क्या है? इसका जो है वह लिखना, प्रस्तुत करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, फॉर्मल एजुकेशन के रूप में जो है यह प्रयोग में आती है। तो ऐसे ही यह जो हमने आपको एक्विजिशन लर्निंग L1 और L2 के बारे में जो है वो समझाया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं मोटो क्या है इसका। मोटो क्या है, यानी यह कैसे सिखाना। तो वहां पे स्पीच थ्रू स्पीच सिखाना था, ओरलिज्म में और मैनुअलिज्म में स्पीच के जरिए स्पीच सिखाना था। जबकि यहाँ पे क्या सिखाना है? यहाँ पे लैंग्वेज के जरिए लैंग्वेज सिखाना है। वहां पे हमने सीखा हुआ था कि स्पीच के जरिए स्पीच, यानी स्पीच थी किसमें? ओरलिज्म और मैनुअलिज्म में स्पीच थी। जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है यहाँ पे लैंग्वेज है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज के जरिए, लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज के जरिए लैंग्वेज सिखाना। यानी क्या? साइन लैंग्वेज। वहां पे था कि आप वाणी बोलना सिखाओ, वाणी के माध्यम से बोलना सिखाओ, वाणी के माध्यम से। जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन के माध्यम से, साइन भी एक प्रकार की लैंग्वेज है, इसके माध्यम से वर्बल लैंग्वेज को सिखाना। तो लैंग्वेज के जरिए लैंग्वेज सिखाना, ये इसका मोटो है, ये इसका जो है वो नारा है। ओके, आगे चलते हैं। लैंग्वेज नॉट स्पीच बट द लैंग्वेज इज प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑल ओवर डेवलपमेंट। वाणी को यहाँ पे उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, बट यहाँ पे लैंग्वेज को उतनी तवज्जो दी जा रही है कि लैंग्वेज के जरिए बच्चे का सभी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, सर्वांगीण विकास बच्चे का भाषा के जरिए हो सकता है। इसलिए लैंग्वेज हैज टू यूज टूल अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसका उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए भाषा को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे ये इसलिए कहा जा रहा है, वहां पे वाणी क्योंकि उसको समाज में लेके जाना था, यहाँ पे समाज में उसका इंडिविजुअल विकास हो जाएगा तो समाज में ऑटोमेटिक जा सकता है। तो ये इसलिए ये कहते हैं कि भाषा के जरिए भाषा सिखाना, इसलिए भाषा के जरिए भाषा सिखाना कि बच्चे का इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, बच्चा सारा कुछ एकदम मजबूत कर पाएगा, सारा कुछ सीख पाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे भाषा को एक टूल के रूप में यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं स्पीच का सपोर्ट क्या है, स्पीच का यूज कितना है। यहाँ पे अगला वाला जो है इस वाले में स्पीच की भूमिका कितनी है, तो नॉट इसेंशियल, नाइदर अटेनेबल नॉर डिजायरेबल। यहाँ पे स्पीच का जो रोल है, स्पीच का रोल 0 है। कितना है? 0 है। स्पीच का रोल बिल्कुल 0 है। जबकि वहां पे क्या था? ओरलिज्म में इसेंशियल भी थी, डिजायरेबल भी थी, अटेनेबल भी थी। इसेंशियल भी थी, डिजायरेबल भी थी, अटेनेबल भी थी। वहीं जो हम टोटल कम्युनिकेशन में आए तो वहां पे इसेंशियल थी, डिजायरेबल थी, बट अटेनेबल नहीं थी। जबकि साइन लैंग्वेज जब आ गए तो साइन लैंग्वेज में जो स्पीच
जो वाणी है वह वाणी को ना तो वह जो है इसेंशियल मान रहे हैं, आवश्यक ही मान रहे हैं, ना तो उसको अटेनेबल ही मान रहे हैं, ना तो डिजायर, यानी स्पीच का रोल जो है वह बिल्कुल नहीं है। इसको हटाओ, चलो इसकी जरूरत नहीं है, स्पीच की जरूरत नहीं है, इसको भगा हटाओ, रहने दो। तो ऐसे स्पीच की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे स्पीच ना तो इसेंशियल है, ना तो अटेनेबल है, ना तो डिजायरेबल है। आगे चलते हैं। कल्चरल मॉडल ऑफ डेफिनेस, यहाँ पे कल्चरल मॉडल डेफिनेस जो है वो प्रयोग होता है। कल्चरल मॉडल में जो है हमने आपको बताया था स्मॉल डी और कैपिटल डी। स्मॉल डी और कैपिटल डी, स्मॉल डी वाले जो होते हैं वह मेडिकल मॉडल में या क्लिनिकल मॉडल में आती है, जबकि जो कैपिटल डी वाले हैं वो कल्चरल मॉडल में आते हैं। उनकी जो है उनका पूरा कल्चर होता है, उनका डेफ का कल्चर होता है, उसी कल्चर में रह करके भाषा को सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है कल्चरल मॉडल को ज्यादा तवज्जो देनी है, यानी जो कल्चरल मॉडल है जहां पे बच्चों की डेफ की कम्युनिटी है उसको ज्यादा तवज्जो देनी है। ये कहते हैं कि इज कंसीडर्ड डेफ कम्युनिटी एज अ कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैविंग ग्रुप आइडेंटिटी लिंक्ड विद द बोथ डेफ एंड कल्चर एंड साइन लैंग्वेज। यानी यहाँ पे जो क्लिनिकल मॉडल है, क्लिनिकल मॉडल को नहीं लेके एक्सेप्ट करना, जबकि वहीं जो कल्चरल मॉडल है उसको एक्सेप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करके उनको वहीं लेके जाना, कहाँ पे, जहां पे उनके डेफ के समुदाय जो ग्रुप है उनका जहां रहता है वहां पे उनको लेके जाना, जहां पे लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वहां पे लेके जाना। वहां पे अगर लेके जाएंगे, उनके बीच में अगर उसको डालेंगे तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। तो ये जो है कल्चरल मॉडल पर ज्यादा फोकस करता है। डेफिनेस का जो कल्चरल मॉडल है उसको स्वीकार करता है, क्लिनिकल मॉडल को नहीं स्वीकार करता है कि बच्चे को हियरिंग एड दे दो, हियरिंग एड देकर के बच्चे को सुनाओ, इसको स्वीकार नहीं करते। इसको बोलते हैं हमको जरूरत नहीं है, हम मशीन नहीं लगाते हैं, इसको हटाओ, क्लिनिकल मॉडल हमको नहीं चाहिए, मेडिकल मॉडल हमको नहीं चाहिए, हमको सुनाई नहीं होता, अगर सुनाई होता तो हम सुनने का हम हियरिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चे कहते हैं कि हमको हियरिंग एड इस्तेमाल नहीं करना है, हमको साइन का इस्तेमाल करना है, तो हमको साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, तो हमको जो है हमारी कम्युनिटी में लेके चलो, हमको हमारी कम्युनिटी में लेके चलो। हमारी भले हम माइनॉरिटी में हैं, हमारी भाषा को बहुत ज्यादा लोग जानने वाले नहीं, बट हम उसी में खुश हैं, हमको वही चाहिए। ये कल्चरल मॉडल को जो है वो स्वीकार करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई, ने जो है गोजा गोजी मत करिए, मैंने आपके गोजा गोजी के लिए नहीं बुलाया है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला चलते हैं, आगे का जो पार्ट देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे जो है अब ये हमने बात करी मोटो क्या है और रोल ऑफ स्पीच क्या है, कल्चरल मॉडल की बात हमने यहाँ पे कर ली। अब आगे चलते हैं जस्टिफिकेशन, क्यों करना, इसका मोरल जस्टिफिकेशन क्या है। तो मोरल जस्टिफिकेशन है डेफ प्रीलिंगुअल, यहाँ पे इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेफ प्रीलिंगुअल आर प्रोफाउंडली हियरिंग, ऐसे बच्चे जिनका जो है भाषा विकास होने से पहले वो डेफ हो गए थे, ऐसे बच्चे जो भाषा विकास होने से पहले डेफ हो गए थे, यानी प्रीलिंगुअल भाषा सीखने से पहले ही डेफ हो गए थे, या जो प्रोफाउंडली डेफ है, जिनका भाषा का विकास मतलब जिनके पास सुनना है ही नहीं, वो लोग, या जिनका भाषा का विकास हुआ ही नहीं है वो लोग। एंड हियरिंग आर टू कम्युनिटीज ड्यू टू टू डिफरेंट लैंग्वेज, नो कम्युनिटी इज इंफीरियर टू द अदर and hence hearing community does not have any right to label a deaf community as a handicap or non-normal। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दो समुदाय है, यहाँ पे दो समुदाय है, एक समुदाय तो यह है और दूसरा समुदाय यह है। एक समुदाय जो है वह प्रीलिंगुअल डेफ है, यानी ये वाला समुदाय जो है डेफ है, यह डेफ है, और यह वाला समुदाय जो है वह हियरिंग है। यानी दो समुदाय है, एक हियरिंग एक सुनने वाला, एक जो है वह डेफ है एक समुदाय, और दूसरा जो है हियरिंग है दूसरा समुदाय। ये दो समुदाय, ये वाला समुदाय कहता है कि हम जो है हमारा भाषा का विकास नहीं हुआ है, हम जो सुन बिल्कुल नहीं पाते हैं, हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आप जीते हो वैसे हम भी जी रहे हैं। जबकि वह कह रहा है कि जो सुनने वाला समुदाय है उनकी मेजोरिटी है, वो लोग ज्यादा है, मेजोरिटी उनका ज्यादा है, तो ये इनको राइट नहीं है, जो सुनने वाले राइट हैं वह इनको दबा नहीं सकते हैं। किनको दबा नहीं सकते हैं, ये किनको नहीं दबा सकते हैं, तो जो सुनने वाले जो डेफ है उनको दबा नहीं सकते हैं। उनको यह नहीं कहना कि तुम डेफ हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको बोलना नहीं आता है, तो ये उनको हैंडीकैप कहना, उनको जो है डेफ कम्युनिटी उनको हैंडीकैप कहना या नॉन नॉर्मल कहना, ये जो है उचित नहीं है। यहाँ पे ऐसा कहना मोरल जस्टिफिकेशन से नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि साइन लैंग्वेज में यह भी उनका विकास हो सकता है, यह भी अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, तो जैसे ये वाला ग्रुप है वैसे ये वाला भी ग्रुप है, दोनों इक्वल है, तो इनको जो है ऊपर नीचे डिस्क्रिमिनेट करना अच्छी बात नहीं है। तो मोरल वैल्यू से, मोरल जस्टिफिकेशन से दोनों क्या है, दोनों समान है, चाहे वह सुनने वाला हो चाहे वह डेफ हो, यह दोनों जो है ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों समान है, चाहे बोलने वाली भाषा हो चाहे यहाँ पे साइन लैंग्वेज की भाषा हो, यह दोनों भाषाएं सेम है, तो सेम की तरह उनके साथ में वर्ताव भी जो है वह सेम ही होना चाहिए। वह यहाँ पे इस वाले स्लाइड में बात कही जा रही है। चलिए यहां तक समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। भाई जी कौन है,
क्यों इतना गाजागोजी कर रहा है इसमें कौन? चलिए आगे चलते हैं। अगला जस्टिफिकेशन है लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन, यानी अभी तक तो हमने मोरल जस्टिफिकेशन के हिसाब से बात करी, अब जो है हम भाषिक के हिसाब से बात करते हैं। तो इट क्लेम्स द डीसीडीपी, डीसीडीपी का मतलब क्या होता है? डेफ चाइल्ड विथ डेफ पेरेंट्स, डीसीडीपी कहता है डेफ चाइल्ड विथ डेफ पेरेंट्स, याद रखिएगा, डेफ चाइल्ड विथ डेफ पेरेंट्स, यानी जो डेफ बच्चा है वह डेफ बच्चा है, तो वह डेफ बच्चा है, पैदा कहां पे हुआ है? तो डेफ पेरेंट्स के जरिए, यानी उसके मम्मी उसके पापा दोनों डेफ है, मम्मी पापा दोनों डेफ है, और उनका बच्चा वो भी डेफ है, यानी मम्मी पापा डेफ है, मम्मी पापा दोनों डेफ है, यहाँ पे मम्मी और यहाँ पे पापा, ये दोनों लोग जो है, यहाँ पे मैं ये क्रॉस कर दे रहा हूं, इसका मतलब डेफ है, क्रॉस मतलब कि डेफ है, ये दोनों डेफ है, तो इनका जो बच्चा निकला, इनका जो बच्चा है यह भी डेफ है, यह भी डेफ है, यानी यह ऐसे को कहेंगे डीसीडीपी, डेफ चाइल्ड विथ डेफ पेरेंट्स, डेफ चाइल्ड यानी डेफ, यह डेफ चाइल्ड है, इसके मम्मी और पापा दोनों डेफ है, तो इसको कहेंगे डीसीडीपी। डीसीडीपी आउट परफॉर्म बेटर देन डीसीएचपी, डीसीएचपी का मतलब डेफ चाइल्ड विथ हियरिंग पेरेंट्स। अब यहाँ पे ये मम्मी है, एक ये पापा है, ये मम्मी ये पापा, ये लोग सुनते हैं, इनके कान है, ये सुन रहे हैं, इनके कान है, और इनका जो बच्चा पैदा हुआ है वो बेचारा डेफ है, वो बच्चा डेफ है, यानी ये लोग ये सुन नहीं सकते हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, सुन सकते हैं। अब ये वाला एक तो है, ये इसको कह रहा है कि ये बेटर है, यह बहुत बढ़िया है, यह गुड है, जबकि इसको कह रहा है यह गुड नहीं है। यहाँ पे ही डेफ बच्चा है, डेफ बच्चा यहाँ पे भी है, यानी यहाँ पे सुनने वाले मम्मी पापा का यह डेफ बच्चा है, तो यह उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, यह लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन है। यहाँ पे ध्यान करिएगा, यहाँ पे भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एग्जांपल दिए जा रहे हैं, एक एग्जांपल डीसीडीपी का दिया जा रहा है, डेफ चाइल्ड विथ डेफ पेरेंट्स, और दूसरा दिया जा रहा है ये डेफ, एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ पे है और एक बच्चा यहाँ पे है, दोनों डेफ ही है। यहाँ पे ये मम्मी पापा इसके डेफ हैं, तो डेफ बच्चे हैं, तो उसको साइन में सारी बातें सिखाएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा हटके और देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको अंग्रेजी बहुत बेहतर सीखनी है, तो अंग्रेजी आप बेहतर कैसे आपको आएगी? अगर आपके मम्मी पापा अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो दिन रात अंग्रेजी में बोलेंगे, तो आप भी अंग्रेजी बोलना अच्छी तरह से सीख जाएंगे। वहीं आपको अंग्रेजी विद्यालय में तो डाल दिया गया, बट आपके मम्मी पापा रोज मारवाड़ी बोलते हैं, उनका अंग्रेजी से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तो क्या आपकी अंग्रेजी विकसित होगी? नहीं विकसित होगी। मम्मी पापा अगर आपकी भाषा उसी भाषा में जानते हैं, यानी यहाँ पे जो डेफ है, डेफ साइन लैंग्वेज में जानता है, तो वो जो है बच्चे को अच्छी तरह से सिखा सकता है, वो डेली साइन में बात करेगा, तो बच्चे का जो है वो लगातार डेवलप होगा। वहीं जो सुनने वाला समुदाय है, सुनने वाले मम्मी और सुनने वाले पापा, ये दो लोग डेफ बच्चे को क्या सिखाएंगे? उनको खुद को साइन नहीं आती तो सिखाएंगे क्या? तो सिखाएंगे नहीं, तो वहां पे बच्चे का भाषा का विकास जो है वह नहीं होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि डेफ मम्मी पापा के बच्चे जितना अच्छी तरह से होते हैं, साइन सीख सकते हैं, तो वैसे ही जो डेफ बच्चा सुनने वाले मम्मी पापा की जैसा नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यह बेहतर है, यह वाला बच्चा जो है डेफ चाइल्ड विद डेफ पेरेंट्स जो है बेहतर है डेफ चाइल्ड विथ हियरिंग पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। इसलिए साइन लैंग्वेज जो है वो फुलेस्ट बेनिफिट, यानी वो साइन लैंग्वेज बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है उसके सभी चीजों को विकास करने में, और बच्चे का लैंग्वेज का फाउंडेशन भी देती है, इसलिए साइन लैंग्वेज बेहतर है। इसको कह देना कि साइन लैंग्वेज बेकार है, साइन लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, यह गलत है। बच्चे साइन लैंग्वेज से भी सीख सकते हैं। उसका एग्जांपल जो है वो डीसीडीपी और डीसीएचपी के हिसाब से दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं हम। अगली बात क्या है? अगला बात है एजुकेशनल जस्टिफिकेशन। अभी तक तो मोरल जस्टिफिकेशन था, अब एजुकेशनल जस्टिफिकेशन, उसके बाद लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन। अब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों फायदेमंद है। अभी मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, फिर जो है वो उसके लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि लिंग्विस्टिक बेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, अगर बच्चे का पहली भाषा L1 जो है वह साइन लैंग्वेज के रूप में वह मजबूत है, अगर वह मजबूत है तो बच्चा हर बात को आसानी से सीख पाएगा। जैसे अगर आपको हिंदी अगर आती है, हिंदी अगर आपकी मजबूत है तो आप क्या होगा, आप लगातार आगे जाओगे हर भाषा में। तो ऐसे ही अगर बच्चे का जो मदर जो टंग है, मदर लैंग्वेज है, अगर वो मदर लैंग्वेज में बच्चा मजबूत है तो वह लगातार आगे जाएगा और दूसरी भाषा को आसानी से सीख पाएगा। The first language, sign language, will help the children to learn literacy skills effectively. बच्चे को जो उसकी पहली भाषा है,
L1 जो है वह भाषा उसको अगर उसकी मजबूत है तो उसको आगे सारी लिटरेसी स्किल, चाहे वो रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, वो सारे को वो सीखने में वह मदद करता है। इवन फॉर द एजुकेशनल इंटीग्रेशन, नॉट ओनली द स्पीच बट चाइल्ड कॉन्फिडेंट, सोशल स्किल्स, इमोशनल मेच्योरिटी एंड एकेडमिक सक्सेस प्लेयर मेजर रोल इन इट। जो बच्चों का साइन में वह मजबूत हैं, वह बच्चे लगातार आगे बढ़ते हैं, एकेडमिक में आगे जाते हैं, वह एजुकेशन में आगे जाते हैं, उनका इमोशनल मजबूत होता है, उनका सोशल स्किल भी मजबूत होता है, वह सभी में आगे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अनुपा थी, अनुपा को आप लोग जानते हैं, तो अनुपा जो है वो डेफ थी बट बीएड में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो वह ना मात्र ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर वो बीएड किया, बीएड करने के बाद वो आगे भी और भी कुछ बन सकती है। तो ऐसे डेफ लोग जो है वो आगे जा सकते हैं अगर उनकी मदर टंग में ही बात को सिखाया जाए। तो ये जो है यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी साइन लैंग्वेज बहुत बेहतर है, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो साइन लैंग्वेज बहुत ही बेहतर है, और जो है यह हमारा लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर है। इसका जो है जस्टिफिकेशन दिया, इसका मतलब स्पष्टीकरण दिया कि साइन लैंग्वेज क्यों बेहतर है, इसके बारे में बताया। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अब इसका साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन क्या है, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से कितना होगा। आपको पता है अगर आपको कोई नहीं आता, कोई नहीं सिखाता, तो आप जो है इरिटेट होते हो या आपको परेशानी होने लगती है, क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही अगर बच्चा साइन में ना सीखे, खाली उसको बोल बोल के सिखाया जाए, तो आधा सीखेगा, आधा तो उड़ जाएगा, क्या बोला जा रहा है तो सुनाई तो हो नहीं रहा है, सुनाई नहीं हो रहा। जैसे अभी कोई यहाँ आकर कोई तमिल में बोल के चला जाए, कोई तमिलियन हो या कोई तेलुगु हो या कोई मलयालम बोलने वाला हो, तो आकर के यहाँ बोल के चला जाए, आपके सारा पन्ने से ऊपर चला जाएगा, भाई क्या बोले, कोट भी हम नहीं समझ पाए, बच्चे का स्पीच रीडिंग भी नहीं समझ पाए, तो हम और क्या समझेंगे। जब स्पीच रीडिंग नहीं समझ पाए तो और क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। तो वहां पे जो है हमको इरिटेशन होगा कि भाई क्या बोल के गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही हम उन्होंने हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, वही अगर उन्होंने हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम जब बाकी की तरफ देख रहे हैं क्या है, तो बोले समझा नहीं, बोले नहीं, क्यों नहीं, तो हमको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई। अब लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई तो हम क्या होगा, हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, वो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे जो है अब भाषा, अगर भाषा ही नहीं है तो उसका जो संज्ञान है वह विकसित नहीं होगा। जब संज्ञान विकसित नहीं होगा, संज्ञान विकसित नहीं होगा, जवाब नहीं देगा, तो जवाब नहीं देगा तो क्या होगा, वह हमेशा कुंठित होगा, हमेशा कुंठित होगा या परेशान रहेगा, यार कहाँ आकर के फंस गए, कहाँ कौन सी भाषा में आ गए, कुछ नहीं समझ में आता है। तो ऐसे जो है कॉग्निटिव बेनिफिट के आधार पर अगर बच्चे को साइन लैंग्वेज में, बच्चे को अगर साइन लैंग्वेज में सिखाया जाए सारा कुछ, तो बच्चे का संज्ञान भी बढ़ता है। जब बच्चे का संज्ञान बढ़ता है तो हर जगह से मजबूत होता है और जवाब देने के लिए प्रेरित रहता है। सबसे पहले आकर के खड़ा होकर के बोलेगा हम जवाब देंगे, हम साइन में जवाब दे रहे हैं, कोई इंटरप्रीट करने वाला तो उसको बोलो आकर के इंटरप्रीट करे, मैं बिल्कुल परफेक्ट जवाब दूंगा, आप देखना। तो ऐसे सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट जवाब देते हैं वो, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही साइन लैंग्वेज उनका कॉग्निटिव बेनिफिट भी होता है। Deafness itself may not have anything to do with cognition, but affected language play its role in cognitive development. बच्चे का जो है यहाँ पे भाषा में समस्या है, बट उसके संज्ञान में कोई समस्या नहीं है, उसका बस हियरिंग समस्या है, संज्ञान उसका बेकार नहीं है। तो इसलिए अगर संज्ञान को ये वाले से ना होकर के अगर हम इससे भाषा का विकास करें तो भाषा का विकास हो सकता है, तो कॉग्निटिव बेनिफिट भी होता है। यहीं पे अगर संज्ञान विकसित है, सब कुछ आ रहा है, तो ऑटोमेटिक इमोशन विकसित होगा, तो अपनी बात को आसानी से वह एक्सपोज, अपनी बातों को दे भी सकते हैं। एक्सपोजर टू साइन लैंग्वेज गिव, अगर बच्चे को साइन लैंग्वेज का एक्सपोजर अगर बच्चे को ज्यादा मिला है, बच्चा हर वातावरण में साइन सीखा हुआ है, यहाँ भी सीखा हुआ है, यहाँ भी सीखा हुआ है, यहाँ भी सीखा हुआ है, हर जगह से साइन, हर जगह से साइन, हर जगह से साइन सीखा हुआ है, उसके बाद साइन का भंडार बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, उसको कम्युनिकेशन करने में कोई मुश्किल नहीं होगी और वह समाज के साथ में अपनी बातों को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएगा। तो ऐसे जो है, और वहां पे एडजस्ट भी अपनी बातों को कर पाएगा, वहां समाज में जाकर के घुल मिल पाएगा। तो जब समाज में घुल मिल पाएगा तो बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो बच्चे को जब किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी तो उसको जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। बच्चा जो है हमेशा जो है वो आगे रहेगा। वैसे मनोवैज्ञानिक रूप से तथा कॉग्निटिव रूप से और इमोशनल रूप से, हाँ मनोविज्ञान की साइन ये है, मनोवैज्ञानिक रूप से, तो मनोवैज्ञानिक रूप से जो है वह बेहतर हो पाएगा आगे जाकर के। ओके चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। तो इसका बेनिफिट कहाँ है, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है, इसका जो है लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है, और इसका मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है, तथा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बेनिफिट है। ये सारी जस्टिफिकेशन है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ, जो है एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग साइन लैंग्वेज, स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग साइन लैंग्वेज,
हाँ क्या है, CWHI जो चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट है आर बायोलॉजिकली टाइम्ड ट्यून्ड टू प्रोसेस विजुअल मैनुअल लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक प्लेस मोर रैपिडली। ये जो बच्चे होते हैं, जो CWHI बच्चे होते हैं या जो डेफ बच्चे होते हैं, या सुनने पर फोकस नहीं करते हैं या खाली देखने पर फोकस करते हैं, तो विजुअल कम्युनिकेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर इनको साइन लैंग्वेज अगर इनको सिखाया जाए तो बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और तेजी से बहुत जल्दी सीख सकते हैं, तो जल्दी से सीख सकते हैं। इफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एज अप्रोप्रिएट, बच्चों का जो बच्चों का भाषा का विकास है, वो बच्चों का भाषा विकास उनकी उम्र के हिसाब से, अगर उनकी उम्र के हिसाब से उनको दिया जाए, यानी पहले स्टैंडर्ड में है, वह क्लास फर्स्ट में है या क्लास सेकंड में है या क्लास थर्ड में है, तो उसी के हिसाब से बच्चे को जो है सिखाया जाएगा, तो बच्चे का ऑटोमेटिक लिटरेसी डेवलपमेंट होगी, उसका नॉलेज डेवलपमेंट होगा, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, उसका सभी डेवलपमेंट वो जो है आसानी से और अच्छी तरह से होगा। तो यह जो है इसकी स्ट्रेंथ है, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म की स्ट्रेंथ है। अगर समय से बच्चे को साइन लैंग्वेज को बेस बना करके उसको L2 दिया जाए, चाहे कोई भी हो, हिंदी दिया जाए, अंग्रेजी दिया जाए, गुजराती दिया जाए, अगर उसको दिया जाएगा तो बच्चे का लगातार जो है विकास होगा, उसका संज्ञान का विकास होगा, उसका लिटरेसी का विकास होगा, उसका नॉलेज का विकास होगा, सब विकास उसका आसानी से होगा। इसलिए जो है यह साइन लैंग्वेज बच्चों को, जो बच्चे साइन लैंग्वेज सीखने वाले हैं उनको साइन लैंग्वेज में सिखाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसकी और स्ट्रेंथ क्या है। तो एजुकेशन विजुअल कम्युनिकेशन इज इजियर and natural for CWHI. It saves them a lots of struggle and gives a satisfaction and the pleasure of communication. जैसे आप लोग हैं, हम हैं, आप हैं, आप जितना अच्छी तरीके से हिंदी में अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमको कोई अगर कह दिया कि आप मराठी में बोलो या आप अंग्रेजी में फ्लुएंट बोलो या आप कोई और भाषा में बोलो, तो हम क्या करेंगे, वहां में अटक पटक करेंगे। वो भाषा मैंने खाली लर्न करी हुई है, तो हम उसमें उतने कंफर्ट नहीं फील करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे, अगर इन बच्चों की जो भाषा है मदर टंग है, अगर मदर टंग में उनको बोला जाए कि तुम अपनी बात को कहो, तो ये स्ट्रगल नहीं करेंगे और इनको क्या होगा, इनको सेटिस्फेक्शन होगा। ये सेटिस्फेक्शन होगा तो ये जो अपनी बात को आसानी से रख पाएंगे और अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। दिस हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द CWHI। इसी से ये जो अगर बच्चे को साइन लैंग्वेज है और वो अपने आप को बिल्कुल अच्छा फील कर रहा है, तो वो जो है उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा। इट एक्चुअली फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन इंक्लूजन। यह जो है, यह ऐसा लोग कहते हैं कि साइन लैंग्वेज होगा तो उसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, नहीं। अगर बच्चा ने साइन लैंग्वेज में सीखा है तो समाज की मुख्यधारा से जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उसमें भी जा सकता है, बच्चा। समाज जो सुनने वाला समुदाय है उसमें भी आकर के वो अपनी बात को कह सकता है, रह सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके मम्मी पापा सुनने वाले हैं और पूरा गांव में सुनने वाले हैं, उनके साथ में बच्चा अच्छी तरह से रह करके काम कर रहा है। मेरे एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज सिखाया है। वो खुद ऐसे डेफ है और उनके मम्मी पापा सुनने वाले हैं, और उन सुनने वाले में अच्छी तरह से जो अपने आप को सेट कर पाए और रह पाए। तो ऐसे ने जो है डेफ बच्चों को अगर उनकी भाषा में सिखाया जाएगा तो आसानी से हर बात को सीख पाएंगे। तो ये जो है उसकी स्ट्रेंथ है। चलिए आगे चलते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, ऐसा नहीं सब कोई परफेक्ट है, हर कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। प्रॉब्लम with the concept of language foundation. Better performance of DCDP may be because of the early identification, intervention and the acceptance by the deaf parents. यानी जो DCDP है, डेफ चाइल्ड विद डेफ पेरेंट्स, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों मम्मी पापा जो है वो डेफ होते हैं, तो वह अपने बच्चे को हमेशा साइन में ही सिखाते हैं। जो भी सिखाते हैं साइन में सिखाते हैं, तो उसका जो है हर विकास अच्छी तरह से होता है। उसका आइडेंटिफिकेशन भी जो है और इंटरवेंशन भी सब कुछ जो है वो स्वीकार कर लेते हैं डेफ पेरेंट्स। वहीं इशू ऑफ लिटरेसी में कहाँ प्रॉब्लम आती है, एक्वायरिंग वन वर्बल लैंग्वेज एंड लर्निंग अदर वर्बल लैंग्वेज। यानी उनको एक भाषा को तो जो है स्वीकार कर लेते हैं, वही जो दूसरी भाषा को है उनको उनमें समस्या आने लगती है। बट एक्वायरिंग फर्स्ट लैंग्वेज विजुअली एंड लर्निंग लिटरेसी स्किल्स इन अदर वर्बल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टास्क। यानी अगर उन्होंने साइन लैंग्वेज में पहली भाषा को सीखी हुई है, वहीं वर्बल लैंग्वेज अगर उनको दूसरी भाषा सीखनी पड़ती है तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल आती है। साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव द ओन स्क्रिप्ट। साइन लैंग्वेज के पास अपनी उसकी खुद की लिखावट नहीं होती है, इसलिए वो हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। जो वर्बल लैंग्वेज उस पर डिपेंडेंट होती है, उसी के आधार पर चलती है। हेंस इट कैन नेवर बी सफिशिएंट इन इटसेल्फ। जो है साइन लैंग्वेज में पूरा का पूरा यह पर्याप्त रूप में नहीं हो पाती, ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। यानी साइन लैंग्वेज हमेशा उसके पास खुद की स्क्रिप्ट तो है नहीं, तो दूसरे की स्क्रिप्ट पर जब निर्भर रहती है, तो दूसरे की स्क्रिप्ट पर निर्भर रहेगी तो अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। अब हिंदी में जाएगी तो अलग हो जाएगी, अंग्रेजी में जाएगी तो अलग हो जाएगी, गुजराती में जाएगी तो अलग हो जाएगी। तो अलग अलग में उतना सारा साइन का वोकैबुलरी नहीं डेवलप हो पाता है। तो ऐसे जो है यह थोड़ी
कम विकसित हो पाती है। तो यहाँ पे लिटरेसी में थोड़ी थोड़ी समस्या बच्चे को आती है और बच्चे का कॉन्सेप्ट भी उतना विकसित नहीं हो पाता है। यह थोड़ी थोड़ी समस्या रहती है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहती। मैंने कहा कि हर चीजों में थोड़े लिमिटेशंस तो होते ही है। तो ऐसे ही साइन लैंग्वेज की भी लिमिटेशंस यहाँ पे है कि बच्चा जो है वर्बल लैंग्वेज को उतना आसानी से एक्वायरिंग, जितना वो एक्वायर साइन लैंग्वेज को कर पाएगा उतना वर्बल लैंग्वेज को जो है वह सीख नहीं पाएगा। यह थोड़ी लिमिटेशंस रहती है। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट किया कि उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, इन सब के बारे में मैंने चर्चा कर दी। अब जो है हम इस क्लास का आगे चल के रिविजन लेंगे और यहाँ पे जो है हमारा हाँ लिमिटेशंस एक और भी है, प्रॉब्लम विथ आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी, या इनके पास उतना ज्यादा संख्या नहीं है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होती है। और प्री रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेस, यहाँ पे जो जरूरत पड़ती है साइन लैंग्वेज के आईएसएल ट्रेनर के, ट्रेनिंग सेंटर्स के, आईएसएल के ट्रेनिंग सेंटर्स में मम्मी पापा को साइन नहीं आती है, एक थोड़ी लिमिटेशंस ये भी बन जाती है। यानी उनको एक लिमिटेशन बन जाती है कि साइन लैंग्वेज को सिखाने वाले इतने लोग नहीं है और उतने पेरेंट्स नहीं है, तो पेरेंट्स नहीं है, साइन लैंग्वेज के ट्रेनर नहीं है, तो जो है उतना विकास नहीं हो पाता है, उतना मतलब उतना अवेयरनेस नहीं होती है। तो अवेयरनेस नहीं होती है तो जो है यहाँ कम हो जाता है। बट अब क्या है, अब साइन लैंग्वेज के बहुत सारे सेंटर्स हो गए हैं और बहुत सारे जो है वो लोग सीखने सिखाने वाले हो गए हैं, अवेयरनेस भी हो गई है। अब साइन लैंग्वेज को जो है वो एक अलग से एक भाषा का जो दर्जा दिया जाने वाला है। अगर कोरोना नहीं होता तो अब तक उसकी प्रोसेस पूरी हो गई होती। तो ये आगे अब जो है साइन लैंग्वेज काफी जो है, पहले तो वह 30% था बट अब वो 70% 80% के करीब पर पहुंच गया है। तो थोड़ी बहुत और जो है वो भी विकसित होकर के वो पूरे जैसे दूसरी भाषाएं हैं वैसे ये भी हो जाएगी, तो डेफ लोग भी इसमें आसानी से काम करने लगेंगे। तो जो प्री रिक्विजिट्स है वो प्री रिक्विजिट्स को भी धीरे धीरे गवर्नमेंट और बाकी लोग स्टेक होल्डर्स मिलकर के कम कर रहे हैं। यहाँ भी उसकी समस्या को जो दूर करने की कोशिश हो रही है। तो ये सब जो है उसकी लिमिटेशंस थी, मैंने इन सब पे चर्चा करा। अब जो है ओरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन और एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, इन सब का प्रोग्राम्स जो है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे जब हम आपके साथ में बाद में दूसरी बार में चर्चा करेंगे। मैं करूंगा, मतलब जब इसका रिवीजन करूंगा तो उसमें मैं इसको ले लूंगा कि कौन कौन से स्कूल है। चले ऐसे ही मैं ले लेता हूँ कि ओरलिज्म में जो है लगभग 150 स्कूल्स हैं। ओरलिज्म के लगभग 150 स्कूल्स हैं। उसमें कोर्सेज जो चलते हैं, डीएचएलएस चलता है, पीजीडीएवीटी चलता है, पीजीडीएएसी बीएसएलपी कोर्स चलता है, एमएसएलपी कोर्स चलता है, ऑडियोलॉजी स्पीच का कोर्स चलता है और सारे कोर्स जो है आरसीआईसी अप्रूव होते हैं। वहीं टोटल कम्युनिकेशन में लगभग 400 स्कूल्स हैं, पूरे भारत में लगभग 400 स्कूल्स हैं। और यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर जो है वह हियरिंग इंपेयरमेंट फील्ड में ज्यादा बीएड और डिप्लोमा करके जो है पढ़ाते हैं टोटल कम्युनिकेशन में। वहीं एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म के मात्र 10, अभी बहुत ज्यादा 10 स्कूल ही हैं पूरे भारत में। यानी साइन लैंग्वेज के प्रयोग करने वाले, मात्र साइन लैंग्वेज का प्रयोग करने वाले लगभग पूरे भारत में 10 स्कूल ही हैं। अब उसमें से जो 2 कोर्सेस हैं, एक डिसली है जिसको DISLI कहते हैं, डिसली, और एक DTSLI जो है, ये 2 कोर्स जो है वो आरसीआईसी अप्रूव 2 वर्ष का कोर्स साइन लैंग्वेज में। एक तो जो है ट्रेनर बनने के लिए, एक जो है टीचर बनने के लिए, और दूसरा जो है वह इंटरप्रीटर बनने के लिए। 2 कोर्स जो है वो दोनों 2 साल के कोर्स हैं वो चलते हैं तो साइन लैंग्वेज में। तो ऐसे जो है एक में साइन लैंग्वेज का 10 स्कूल्स और टोटल कम्युनिकेशन का 400 स्कूल और ओरलिज्म का लगभग 450, मतलब 150 से ऊपर के ओरलिज्म के स्कूल और बाइलिंगुअल स्कूल जो है वो दोनों कम है अकॉर्डिंग टू टोटल कम्युनिकेशन की। तो इतने सारे जो है वो स्कूल्स की संख्या है और अलग अलग कोर्सेस हैं ओरलिज्म में, टोटल कम्युनिकेशन में और एजुकेशन बाइलिंगुअल में। अब यहाँ पे जो है हमारा जो मैनुअलिज्म का जो लेसन है वह खत्म होता है। आगे की मैं जब क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो तीनों को, ओरलिज्म को, टोटल कम्युनिकेशन को और एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म को, तीनों को मैं कंपेयर करके बताऊंगा। एक दिन की 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, उस क्लास में मैं इतना खत्म कर दूंगा ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ओरलिज्म क्या होता है, ओरलिज्म का जस्टिफिकेशन क्या है, ओरलिज्म का जो है वो उसका फिलोसफी क्या है और उसके लिए क्या जरूरी है, ये सब जो है आप वहां पढ़ लेंगे। और ऐसे फिलोसफी को लेकर के, उसका जस्टिफिकेशन को लेकर के और ये उसकी प्री रिक्विजिट्स को लेकर के ये आप सब सीख लेंगे। तीनों को जब कंपेयर कर लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाएगा और आपको भूलेगा नहीं। होप आपको अभी तक मैंने जो ओरलिज्म पढ़ाया था, टोटल कम्युनिकेशन पढ़ाया था और एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म जो पढ़ाया था, मैनुअलिज्म, ये तीनों अभी तक याद होगा। आगे मैं एक लेक्चर और ले लूंगा तो फिर पूरा का पूरा जो है वो फिक्स हो जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने जो है वो ध्यान से सुना, समझा